ट्रिग्नोमेट्री ना हमारी डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कैसी कैलकुलेशंस? सपोज करो आप एक घर बनवा रहे हो, न्यू हाउस। अब आपको उस घर में स्टेयर्स बनाना। अब स्टेयर्स बनाने के लिए आपको पता है कि मेरी स्टेयर्स मुझे 10 फीट ऊपर ले जाएंगी या 12 फीट ऊपर ले जाएंगे। अब आपको स्टेयर्स जिस पॉइंट से स्टार्ट करनी है, आपको वो पता है कि मुझे इस पॉइंट से स्टेयर्स से स्टार्ट करनी है। तो आप एंगल्स का यूज करके अपने स्टेयर्स में लगने वाला मटेरियल काउंट कर सकते हो। आप ये पता कर सकते हो कि मेरी एक स्टेयर की डेप्थ कितनी होगी। और अगर आपको पता है कि आपकी एक स्टेयर की डेप्थ 6 इंचेस है और आपको ओवरऑल 12 फीट ऊपर जाना है, तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करके ये पता लगा सकते हो कि 60 डिग्री एंगल पे मुझे मेरी स्टेयर कहां से स्टार्ट करनी। सोच के देखो, दिखाता हूं और एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं। मान लो आप एक घर डिजाइन कर रहे हो, आपको पता है कि घर में ये जो फ्लोर है ये 12 फीट ऊपर है ग्राउंड से। अब आपको ग्राउंड से स्टेयर्स लेके जाने, आपको पता है कि आपकी जो एक स्टेयर का स्टेप है वो 8 इंचेस हाई है। और आपको यह भी पता है कि आप 60 डिग्री से ज्यादा की स्टेयर नहीं बना सकते हो, मतलब 60 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं ले सकते हो स्टेयर के अंदर। सो दीज आर दी लिमिटेशंस। अब आप गए मार्केट में इन स्टेयर्स के लिए मटेरियल खरीदने, मटेरियल जैसे टाइल। अब वो मार्केट में जाने के बाद में आपसे पूछेंगे कि सर आपको कितनी टाइल चाहिए, मतलब कितने फीट टाइल चाहिए। अब कैसे बताओगे कि भैया मेरे को 12 फीट ऊपर स्टेयर्स बनानी है, अब मुझे नहीं पता कितने फीट टाइल चाहिए। तो बोलेगा कंस्ट्रक्शन वाले को लेके आओ। अब कंस्ट्रक्शन वाले को कैसे पता है ये सब कैलकुलेशन? बिकॉज यहां से उसने 60 डिग्री का एंगल देखा, उसने बोला मेरी एक स्टेयर की हाइट है 8 इंचेस, डेप्थ भी मैंने ले लिया 8 इंचेस, तो ओवरऑल हाइट के हिसाब से 12 फीट को 8 इंच से डिवाइड करा। 8 इंच को मैंने कन्वर्ट कर लिया अभी फीट में, 12 से डिवाइड करके, तो 144 बाय 8 कितना हो जाएगा? 18। तो ऐसी 18 स्टेयर्स आएंगे। अब आप इन 18 स्टेयर्स के हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हो कि मेरी एक स्टेयर का डायमेंशन कितना है। 8 इंचेस तो ऊंची है, 3 फीट चौड़ी है, तो मुझे एक स्टेयर में इतना मटेरियल लग रहा है, तो 18 स्टेयर्स में कितना लगेगा। सो ये बेसिक सी एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको। क्या बता रहा हूं? बहुत बेसिक एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी जरूरी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो आज आप लोग मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। सिग्नल्स को सेंड करने से लेकर सिग्नल को रिसीव करने तक की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से होती है। अब आप बोल दोगे सर कैलकुलेशन कैसे होती है सिग्नल में? एक्चुअल में जब हम कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है, और एनालॉग सिग्नल में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उसको समझने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए। सो ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन है हमारी मॉडर्न लाइफ की। समझ गए? ये तो सिर्फ छोटा सा एग्जांपल है। ब्रिजेस बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन, छोटे बड़े सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने से लेकर आपकी छोटे छोटे पेपर्स को डिजाइन करने तक, मतलब पेपर जिस पे आप लिखते हो, सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है। सो अब से आपकी जिंदगी में आसपास आपको ट्रिग्नोमेट्री को ढूंढना है कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेलते हो, ठीक है, कोई भी गेम खेलते हो, जैसे आप FPS गेम खेल रहे हो, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम। मान लो आप PUBG खेल रहे हो, PUBG तो बदल गया, अब क्या बन गया? BGMI। बस ये याद है तुम लोगों को। अब यहां से आप खड़े होके एनिमी पे शूटिंग कर रहे हो, ठीक है। मान लो एक एनिमी आपसे इस डिस्टेंस पे है, जो कि हार्डली 1-2 घर छोड़ के होगा, और दूसरा एनिमी आपसे बहुत दूर है, जो कि कार 98 लेके बैठा है, ठीक है। अब आप इसको तो नॉर्मल गन से मार दोगे, स्कार का यूज कर लिया आपने, M14 का यूज कर लिया आपने, सीधा हेड पे एम करा और हेडशॉट कर दिया। करते हैं ना हम, हेड पे एम करा हेडशॉट। और जो लोग खेलते हैं रेगुलरली उन्हें पता है अगर उनको इस बंदे को मारना है तो उन्हें हेड पे एम नहीं करना पड़ेगा, हेड से ऊपर एम करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये जो बुलेट है ये इस तरह से कर्व करेगी। क्यों करेगी? ग्रेविटेशन की वजह से। और गेम्स के अंदर भी इसका यूज करा जाता है। अब रियल लाइफ में सोचो आप एक सोल्जर बन गए,
वहां पे आपको एनिमीज को ठिकाने लगाना है, या फिर आपको अपनी लैंड से एनिमी की लैंड पे रॉकेट लॉन्च करने हैं एग्जैक्ट साइड पे। कैसे कर दोगे? तुक्के से? लो, यहां से दबा के देखता हूं मैं, यहां से बटन प्रेस करके देखता हूं, लाइक इस जगह पे रख के बटन प्रेस करके देखता हूं, हो सकता है गिर जाए, हो सकता है गिर जाए। नहीं, एक पूरी 2D मोशन की फिजिक्स है। उस पूरी फिजिक्स में बैकग्राउंड में किसका यूज करते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बिना हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकते कि कोई चीज जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है वो कहां जाके लैंड होगी। समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्री अब आपके स्टडीज के बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहेगी, हमेशा। ये बन जाती है आपका एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथ्स। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन दिस चैप्टर, एंड दीज एप्लीकेशंस आर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सिर्फ हम हाइट और डिस्टेंसेस की ही बात करेंगे इस चैप्टर। दिस इज द मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, how you would calculate the distance from a building or height of a building when you know the angles. Now what angles? तो यहां पे हम लोग दो एंगल्स की बात करते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। होता क्या है, मान लो ये एक बिल्डिंग है AB और इस बिल्डिंग की हाइट है H, और कोई पर्सन C पॉइंट पे खड़ा है इस बिल्डिंग से D डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? D डिस्टेंस पे। अब अगर ये पर्सन नीचे से खड़ा होकर, मतलब ग्राउंड पे खड़ा होकर इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो यहां से उसकी आई बिल्डिंग के टॉप को देख रही है, तो ये जो लाइन हो जाएगी ना A से C तक ज्वाइन करने वाली या C से A को ज्वाइन करने वाली, ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट। और सिंस आपको एक बिल्डिंग को देखने के लिए, बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए अपने सर को हॉरिजॉन्टल से कैसा करना पड़ता है? ऊपर। तो आपका एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कैसा हो जाता है? इंक्लाइंड। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इंक्लाइंड मतलब एलिवेट हो जाता है। तो जब आप ग्राउंड से खड़े होकर किसी चीज को देखोगे, या फिर जब वो पर्सन ग्राउंड से खड़ा होकर बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, तो उसको अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। अब ये जो मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल। और ये हैंड क्या बनेगा? लाइन ऑफ साइट के अबाउट। तो ऐसे में जो एंगल बनेगा ऊपर की तरफ बनने वाला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आसान सी बात, इजी। अब दूसरा एक एंगल और बनता है इस चैप्टर में। अगर अब एक दूसरा पर्सन इस टॉप पे खड़ा है और वो पर्सन इस टॉप पे खड़ा ग्राउंड वाले इस पर्सन से बात करना चाहता है, तो ऑब्वियसली आई कम्युनिकेशन या आई कांटेक्ट करके ही बात करेगा। तो उसको देखने के लिए वो कैसा करेगा? यूं ऐसे नीचे देखेगा, राइट? तो जो टॉप पे खड़ा हुआ पर्सन है उसके लिए हॉरिजॉन्टल कैसा होगा? यहां से जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से, और उसको नीचे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सर को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में वो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में नीचे एंगल बना रहा है, तो ये पर्टिकुलर एंगल जो होता है वो बन जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और खास बात, कमाल की बात मैं आपको बताऊं, सिंस ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होने की वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल आ जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने की वजह से। आसान सी बात है। अब जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता पड़ जाए, तो आप बड़ी ही आसानी से tan थीटा लगा के अपना काम कर सकते हो। इस चैप्टर में मेजरली हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा क्योंकि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलूंगा अब मैं इस चैप्टर में, क्योंकि आपको अब परपेंडिकुलर हाइट दिखाई देगी। हाइट को अब आप परपेंडिकुलर कह सकते हो फाइनली, और एडजेसेंट साइड को आप बेस बोल सकते हो फाइनली। ठीक है, तो अब आप इनको परपेंडिकुलर एंड बेसिस भी कह सकते हो। और जब हमें ऐसी हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग कॉज या साइन में से कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एप्लीकेशन है, आसान सी बात है। A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस इसलिए बता रहा हूं कि आपको इस चैप्टर की जिस समझ में आ जाए। एक टावर है जिसको कि उसके बॉटम से
उसके बॉटम से 15 मीटर दूर से ऑब्जर्व करा जा रहा है। और किसको ऑब्जर्व करा जा रहा है? टावर के टॉप को, राइट। तो टावर के टॉप को देखने के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो है 60 डिग्री। हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, बिल्कुल बना। यहां पे इस चैप्टर में कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है, वो आपको फिगर आउट करना है, क्योंकि आप 10th क्लास में हो। ऑब्वियस ही बात है, हमको टावर लगाना, हम ऐसा तो नहीं लगाएंगे, सीधा लगाएंगे ना, ऐसा लगाएंगे तो खुद ही गिर जाएगा। सो टावर विल बी ऑलवेज स्ट्रेट, tree will be always straight, a building will be always straight, so they will all make 90 degree of the angle, whatever the case। आसान सी बात है। so यहां पे एंगल 90 डिग्री हो गया, यहां पे एंगल 60 डिग्री हो गया। हमें ट्राइंगल का बेस दे रखा है, हमें ट्राइंगल की हाइट निकालनी है। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा? tan थीटा, बिकॉज tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्यों लगाया tan थीटा? क्योंकि हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना। आसान सी बात है। So in triangle ABC, पहले चीजें लिख लेते हैं। BC is equals to 15 मीटर, एंगल C is equals to 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है? AB। So tan C is equals to AB अपॉन BC। tan C बोले तो tan 60 डिग्री is equals to AB। AB हमें फाइंड करना है, तो AB को AB लिख रहा हूं मैं, और BC is 15। तो ए बी कितना हो जाएगा? वैसे 15 मीटर लिख लो यहाँ पे, क्योंकि फिर यूनिट का आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ए बी कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री टाइम्स 15 मीटर। tan 60 होता है √3, तो ए बी विल बी 15 √3 मीटर। अब अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब रूट्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप क्वेश्चंस को यहीं पे छोड़ सकते हो। बट अगर रूट की वैल्यू दे रखी है तो आप पुट कर सकते हो। अगर आपको आती है तो भी आप पुट कर सकते हो। √3 होता है 1.732, यू कैन पुट इट एंड यू कैन फाइंड द फाइनल आंसर। आसान सी बात है। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meters. She needs to reach to a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. See the figure. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at the angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो हमें यहां पे एक सिचुएशन दी गई है कि एक इलेक्ट्रीशियन को इस पोल, जिसकी टोटल हाइट कितनी है? 5 मीटर, इसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है टू डू हर रिपेयर वर्क। एंड ये भी जरूरी है कि वो जो लैडर लगाएगी उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री होना चाहिए। हमें यहां पे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो उस लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और दूसरा वो लैडर बेस से, मतलब पोल के बेस से कितनी दूर होनी चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं और ध्यान से देखें, तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है। इजी सी बात है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर हो रहा है लाइक 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, वो है BD। बेस हो रहा है DC, और हाइपोटेनियस क्या हो रहा है? BC। हाइपोटेनियस हमारे लिए क्या है? लैडर की लेंथ। DC हमारे लिए क्या है? पोल के फुट से लैडर के फुट की डिस्टेंस। तो हमें ये दो चीजें निकालनी है, और हमें ये हाइट पता है। कैसे पता है? बिकॉज पोल की टोटल हाइट वॉज 5 मीटर। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1.3 मीटर, क्योंकि उसको 1.3 मीटर नीचे लगाना लैडर को। तो कितना हो गया? 3.7 मीटर। सो इन ट्राइंगल BDC, एंगल D इज 90 डिग्री, एंगल C इज 60 डिग्री। ऑल्सो वी नो दिस हाइट BD इज इक्वल्स टू, देखो वहां जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो सिर्फ दिखाने के लिए करी है, बट जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन मैनुअली भी करनी पड़ेगी कि BD कितना हो जाएगा? AD माइनस AB। AD माइनस AB, तो BD विल बी 5 माइनस 1.3 विच विल बी 3.7 मीटर। निकालना क्या है? टू फाइंड, एक तो बेस निकालना है DC, और एक निकालना है हाइपोटेनियस BC। DC एंड BC निकालना है। सो
देखो, आपके पास में सिर्फ परपेंडिकुलर है, आपके पास में उसके सामने वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो एक तो मुझे tan थीटा लगा लेना चाहिए जिससे मुझे बेस मिल जाएगा। एक बार मुझे बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, फिर हाइपोटेनियस निकालने में दिक्कत ही क्या है, मैं sin थीटा लगा सकता हूं, मैं cos थीटा लगा सकता हूं, आसान सी बात है। तो पहले tan थीटा लगा रहे हैं, तो tan c क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज BD अपॉन बेस विच इज DC। हमें DC नहीं पता, तो DC इज इक्वल्स टू BD अपॉन tan c। तो DC इज इक्वल्स टू BD की वैल्यू कितनी है 3.7 और tan c मींस tan 60 डिग्री। तो DC इज इक्वल्स टू 3.7 tan 60 होता है √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732। सो 3.7 अपॉन 1.73, इसने इतना ही लेने के लिए बोला है इसलिए मैं इतना ही ले रहा हूं। सिंप्लीफाई करोगे, डेसिमल हटाया, ऊपर एक जीरो आ गया, 2.16 मीटर। तो ये जो बेस की डिस्टेंस होगी ना दोनों के, मतलब पोल का बेस फुट और लैडर का फुट, दैट विल बी 2.16 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली आप 2.2 मीटर भी लिख सकते हो, बट ये ज्यादा एक्यूरेट है। अब हमें लैडर की लेंथ में निकालनी है। लैडर की लेंथ के लिए आपके पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि एक तो एंगल 60 डिग्री है और अभी भी जो हाइट है वो 3.7 है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। अब देखो ट्राइंगल के अंदर ये लैडर की लेंथ कौन है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो या परपेंडिकुलर वर्सेस हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। वैसे आपने बेस भी निकाल लिया, आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो कॉस थीटा भी ले सकते हो। बट जो वैल्यू गिवन होती है ना, हमेशा उसको इन्वॉल्व करो रेशियो में, क्योंकि ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ना रूट की हेल्प से निकाली है, तो ये उतनी एक्यूरेट नहीं हो, मुझे इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी टिप्स हैं। तो अगेन साइन C is equals to perpendicular that is BD and hypotenuse is BC। हम BC निकाल रहे हैं, तो BC is equals to BD upon sin C। BD is 3.7 and sin 60 degree। Sin 60 is √3/2, so it will be 3.7 upon √3/2। अब एक देखो चीज है यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग, DC कितना आता है 3.7/√3, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 2.16, और ये कितना आ रहा है 3.7/√3 इंटू 2, मतलब मुझे ये रेशियो का तो वैल्यू पता ही है 2.16 है, तो क्यों ना मैं सीधे वैल्यू उठा के पुट करूं, 2.16 टाइम्स 2 इट विल बी 4.32 मीटर। तो लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 4.32 मीटर, और लैडर को कितना दूर रखना चाहिए 2.16 मीटर। आसान सी बात है, इजी। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of chimney? एक ऑब्जर्वर है, वो एक चिमनी को देख रही है। अब वो जो ऑब्जर्वर है ना, उसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है, तो ऑब्वियसली जब वो हॉरिजॉन्टल पे देखेगी तो उसकी लाइन ऑफ साइट जो होगी वो चिमनी से भी, चिमनी के बॉटम से भी 1.5 मीटर ऊपर ही जाएगी हॉरिजॉन्टल एकदम देखने के लिए। तो ये आपकी रेफरेंस एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन गई। इतनी हाइट जो है ना चिमनी की 1.5 मीटर, उसका कोई पार्ट हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल में नहीं आएगा, जिस ट्राइंगल को हम लोग यूज करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब जब वो ऊपर की तरफ देख रही है चिमनी के टॉप पे, इस पॉइंट ए पे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। हमें ना चिमनी की हाइट निकालने को बोला गया। तो क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल बातों की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जब चीजों को देखा जाता है तो ऐसा तो नहीं ना कि हम बिल्कुल ग्राउंड पे बैठ के ऊपर की तरफ देखते हैं, हम हमारी हाइट को तो भूल ही गए। अब हम अगर किसी चीज को पर्टिकुलर हाइट पे देखने के लिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कहां बनेगा, हमारी लाइन ऑफ साइट के पैरेलल। लाइक अगर हम जितनी हाइट के हैं उतनी हाइट को हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इस ट्राइंगल के लिए। तो हो क्या रहा है, ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंगल D इज 45 डिग्री। अच्छा, कुछ और डेटा दे रखा है क्या हमें दे रखा है कि ये जो गर्ल है ये 28.5 मीटर अवे है चिमनी से, 28.5 मीटर, राइट। तो DE इज 28.5,
मीटर। हमें एंगल पता पड़ गया, हमें बेस पता पड़ गया, क्या हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें क्या लगाना पड़ेगा? tan थीटा। सो tan d इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें AE में इंटरेस्ट है तो AE कितना हो जाएगा? DE एंड tan D। तो AE कितना हो गया? सबसे पहले DE की वैल्यू पुट करते हैं, विच इज 28.5 मीटर, एंड tan D इज 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। तो AE कितना बन गया? 28.5 मीटर। पर ये हमारा आंसर नहीं है, ये सिर्फ चिमनी के टॉप से उस गर्ल की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस है। मतलब ये AE है, ये कितना आया? 28.5। बट चिमनी की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? AB। और डायग्राम से आपको दिख गया होगा अब तक कि AB कितना है? AE प्लस EB। AB कितना हो जाएगा? 28.5 प्लस EB क्या था? गर्ल की हाइट के इक्वल हाइट कितनी सी? तो विच वॉज 1.5 मीटर। सो AB विल बी 30 मीटर। ये है चिमनी की फाइनल हाइट। आसान सी बात है। तो जब भी आप किसी ऑब्जर्वर की हाइट को देखो क्वेश्चन के अंदर, तो देख लेना कि उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, बट अच्छे से रीड भी करना। इजी। From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the banks, find the width of the river. डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में ना ये A और B ये एक्चुअल में रिवर की विड्थ है, और यहां से किसी पॉइंट P से एंगल ऑफ डिप्रेशंस बनाए हुए हैं इन दोनों साइड्स पे बैंक्स के रेस्पेक्ट में। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जरूरत पड़ती है, ये रही वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जब A को देखा जा रहा है, तो A को देखते टाइम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और B को देखते टाइम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। हमें AB फाइंड आउट करना है। हेल्प के लिए हमें ये PD उस पॉइंट से जहां से ये दोनों एंगल बन रहे हैं, उस पॉइंट से रिवर के लेवल के और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें 3 मीटर गिवन है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो ये जो AD है ना, इसमें इतने पार्ट को मैंने बोल दिया X है और इतने पार्ट को मैंने बोल दिया Y है। ऐसा मैंने क्यों करा? बिकॉज यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल है PAD, दूसरा ट्राइंगल है PBD। अच्छा, अब अगर ये एंगल AP, इसको मैं बोल देता हूं X डैश, अगर APX डैश 30 डिग्री है तो ये एंगल PAD भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर XPB ये 45 डिग्री है तो PBD ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो हमें सिर्फ X और Y को फाइंड आउट करना है, और एट द एंड हमें X और Y को ऐड करके A भी निकालना है। आसान सी बात है। तो जो माना है उसको लिख लेते हैं। लेट AD इज इक्वल्स टू X मीटर एंड BD इज इक्वल्स टू Y मीटर। ऑल्सो डायग्राम से हमें दिख रहा है साफ साफ दैट AB इज इक्वल्स टू AD प्लस DB, या BD भी लिख सकते हो इसको आप। तो AB क्या बन जाएगा? X प्लस Y, और हमें इस AB को ही फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है। शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल PAD हमें PD हाइट पता है, दैट इज 3 मीटर। हमें ये एंगल A पता पड़ गया विच इज 30 डिग्री। हमें X निकालना है। तो इस केस में हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें एंगल पता है, और हमें बेस निकालना है। तो हम किसकी हेल्प लेंगे? tan थीटा की। सो tan A कितना बन जाएगा? परपेंडिकुलर विच इज PD और बेस विच इज AD। तो यहां से AD इज इक्वल्स टू PD अपॉन tan A।
तो AD इज इक्वल टू PD, PD की वैल्यू हो गई 3 और tan A कितना हो गया, tan 30 डिग्री। AD इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3, सो ये बन जाएगा 3/1/√3, √3 ऊपर गया, सो AD जिसको कि मैंने x भी ले रखा था इज इक्वल टू 3√3 मीटर आ जाएगा। ये हमारा हाफ काम हो गया, हमने इस लेंथ को फिगर आउट कर लिया। सिमिलरली इन ट्राइंगल PBD, अब ट्राइंगल PBD में सिचुएशन ऐसी है कि हमें परपेंडिकुलर हाइट पता है, हमें एंगल B भी पता है, B इज 45 डिग्री और ये हाइट कितनी है 3 मीटर। हमें BD जिसको कि हमने Y माना है वो हमें फिगर आउट करना है। फिर से हमें एंगल के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर पता पड़ चुका है, हमें बेस निकालना है, तो वापस हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, tan थीटा की। सो tan B विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज PD अपॉन बेस, बेस इज BD। हम किस में इंटरेस्टेड है, BD में, तो BD को सामने भेजा, tan B को नीचे भेजा, तो BD इज इक्वल टू PD अपॉन tan B। तो BD इज इक्वल टू PD, PD की वैल्यू कितनी हो गई 3 मीटर अपॉन tan B, tan B इज 45 डिग्री, मतलब B इज 45 डिग्री और tan 45 होता है 1, सो BD या फिर Y किसके इक्वल आ जाएगा 3/1 मतलब 3, और साथ में यूनिट लगा दी हमने मीटर। तो हमें जो रिक्वायर्ड था, हमें विड्थ ऑफ द रिवर रिक्वायर्ड थी, विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है AB, सो AB कितना हो जाएगा, AB इज, देखो इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर रखा है x प्लस वाई, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 3√3 प्लस 3, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 3√3 होता है 3 इंटू 1.73 प्लस 3, 17 3 आर 51, 5.19, सो ये हो जाएगा 5.19 प्लस 3 मीन्स 8.19, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8.2 मीटर। तो विड्थ ऑफ द रिवर इज अप्रोक्सीमेटली 8.2 मीटर। आसान सी बात है। और भी अगर बुक में दूसरे तरीके से इसका सॉल्यूशन दे रखा है तो कभी कभी कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं कि जहां पे आप कोई कांस्टेंट वैल्यू को तो बाहर निकाल लेते हो, जैसे इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है और साथ में √3 + 1 अंदर बच रहा है, तो कभी कभी इस तरीके से भी आपको सॉल्यूशन छोड़ने पड़ते हैं। इजी। A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making the angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पे एक ट्री था, मान लो इस ट्री की एक्चुअल हाइट थी h, ठीक है, तो ये ट्री का टॉप हो जाएगा जिसको कि मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये ट्री का बॉटम, ये ट्री का बॉटम हो जाएगा जिसको मैंने B से रिप्रेजेंट कर दिया। एक दिन चली आंधी, उस आंधी के चलने से ट्री बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया, और अब ट्री का टॉप ग्राउंड पे आ गया। ट्री का ये टॉप ना ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। अभी भी मैं ट्री के बॉटम को B बोलूंगा, अभी भी मैं ट्री के टॉप को A बोलूंगा, बट जहां से वो ब्रेक हुआ उसको मैंने C बोल दिया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे BC और AC का एडिशन पता है, दैट AC प्लस BC ये है ट्री की एक्चुअल हाइट h। आपको इसे याद रखना है और आपको यही निकालना है।
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमें कहीं पे भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए तो दैट मीन्स हमें उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने होते हैं, और हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे बनता हुआ दिख चुका है, दैट द ट्राइंगल ए बी एंड सी, जिसमें से हमें यह बोला गया है कि टॉप ऑफ द ट्री जितना दूर अपने बॉटम से ग्राउंड को टच करता है दैट डिस्टेंस इज 8 मीटर। हमें ये एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। हमें दो चीजें फिगर आउट करनी है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर फिगर आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री विल बी BC अपॉन AB। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB टाइम्स tan 30 डिग्री। AB हमें गिवन है, AB की वैल्यू है 8 मीटर, tan 30 हमें पता है दैट इज 1/√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें इसका हाइपोटेनियस भी चाहिए। अब जब हमें बेस पता हो, मतलब हमें जब एडजेसेंट साइड पता हो और हमें हाइपोटेनियस निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, cos थीटा का। सो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AB अपॉन AC। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB विच इज 8 मीटर अपॉन cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। सो 8 अपॉन √3 टाइम्स 2। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/√3। अब मैंने एक चीज आपको शुरुआत में बोली थी कि आप इस बात को याद रखना, ये था AC प्लस BC। AC प्लस BC विल बी द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। हमारे पास में AC आ चुका है, हमारे पास में BC आ चुका है। AC प्लस BC को यहां पुट करेंगे तो H विल बी 8/√3 प्लस 16/√3। दैट विल गिव अस 24/√3। अब कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 24/3 टाइम्स √3। 3 से 24 कैंसिल हुआ, 8 आया, तो द आंसर विल बी 8√3 मीटर। दिस वाज द एक्चुअल हाइट ऑफ दिस ट्री बिफोर ब्रेकिंग डाउन। आसान सी बात है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Big boy hai. He is 1.5 meter tall. And this boy is standing at some distance from a building. देखो ये मैं बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब ग्राउंड। यहां पे कहीं वो बॉय खड़ा है, ठीक है, एंड उसके सामने कोई बिल्डिंग है। ही इज लुकिंग एट सम बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। बॉय की हाइट थी 1.5 मीटर। आसान सी बात है। He watches the top of the building. मान लो ये इस A पॉइंट पे खड़ा था और बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था। बिल्डिंग के टॉप को जब ये देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप के साथ में बनता है इनिशियली 30 डिग्री, बट एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से चेंज होकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए आपको इस फैक्ट को समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सेस के बीच में बनता है। अब इस बॉय की हॉरिजॉन्टल एक्सेस कैसे बनाई जाएगी, इसकी हाइट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। तो अब एक्चुअल बिल्डिंग को जो ये देख पा रहा है ना, इसके लिए अब जो बिल्डिंग है ये सिर्फ PQ हाइट की बिल्डिंग है और ओवरऑल बिल्डिंग PR। तो हमें सिर्फ इस PQ हाइट से मतलब है। ओवरऑल बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर थी, बॉय की हाइट 1.5 मीटर है। आप जब किसी भी चीज के देखते हो एकदम स्ट्रेट, तो आप
कि लाइन ऑफ साइट कहां से आती है, जितनी आपकी हाइट है वहां से। क्वेश्चंस में आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा इस क्वेश्चन में, तो मुझे जो हाइट रिक्वायर्ड होगी वो होगी 30 - 1.5, दैट विल बिकम 28.5 मीटर। ये मेरे लिए यूजेबल हाइट होगी, ठीक है। अब बॉय जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है तो पॉइंट ए से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। फिर ये बॉय वॉक करता है और थोड़ा आगे चला जाता है एक दूसरे पॉइंट बी पर। इस बी पर जाने पे बॉय की हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये अभी भी किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब पॉइंट बी को। तो इस बार आप देख पाओगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाता है। तो एक फैक्ट भी आपको याद रखना है, एज क्लोज यू आर टू समथिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मोर। आपने माउंटेन्स देखे दूर से, तो दूर से माउंटेन्स आपको जनरली इस हाइट पे भी दिख जाएंगे, बिकॉज आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है दूर की चीजों के लिए। बट एज यू गो टुवर्ड्स अ माउंटेन और आपको उसका टॉप देखना है, तो आपको अपना सर को कैसे उठाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, मतलब आपको एलिवेट होना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, एंगल अगर बड़ा है तो आप क्लोज हो, एंगल अगर छोटा है तो आप दूर हो। इस पॉइंट को दिमाग में रखना, बिकॉज मल्टीपल क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग और यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि which point is closer to that building and which point is further away from that building by just looking at these angles। समझ गए। और यहां तो हमें इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था कि बॉय बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। आसान सी बात, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ए बी। तो ए बी को मैंने एक्स बोल दिया थोड़ी देर के लिए। हमारे पास में यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जिनमें से पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू ए। ऑब्वियसली ये पॉइंट ए है तो मैं इसको भी यही बोलूंगा। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू बी। आसान सी बात, बस इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, हमारा काम हो जाएगा इजी। तो सबसे पहले मैंने ए बी को एक्स बोला और मैंने बी आर को, या फिर मैंने पूरा ए आर को डी बोल दिया। मुझे यह पता लगाना है कि x कितना है, मतलब बॉय कितनी दूर बिल्डिंग की तरफ चला, हाउ फार बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सो इन ट्राइंगल PQA angle is 30 degree, so tan 30 will be PQ upon the base AQ। tan 30 की वैल्यू हमें पता होती है 1/√3। PQ हमें पता है 28.5, हम लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था इनिशियली। और AQ को मैंने कितना अज्यूम कर रखा है, स्मॉल डी। तो यहां से स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी 28.5 टाइम्स √3। ये हमें नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू हमें नहीं निकालनी थी, बट फिर भी हमें रिक्वायर्ड है आगे की कैलकुलेशंस करने के लिए। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PBQ। ट्राइंगल PBQ में एंगल बन रहा है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन PQ, बट दिस टाइम बेस में कितना आएगा, BQ। अच्छा BQ कितना हो जाएगा, BQ हो जाएगा D - x। तो BQ को हम क्या लेंगे, D - x। tan 60 होता है √3, PQ की वैल्यू 28.5 और दिस विल बी D - x। आसान सी बात है, इसको ऊपर भेजा, इसको डिनोमिनेटर में भेजा, तो D - x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से हमें D की वैल्यू मिल चुकी है, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 into 28.5 times √3 minus x is equals to 28.5 upon √3। x को सामने भेजा, इसको इधर भेजा, सो 28.5 times √3 minus 28.5 upon √3 will become x। बस क्या करना है, एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद में हमें मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में पूरा √3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 28.5 टाइम्स √3 माइनस 28.5, और सामने की तरफ कितना हो जाएगा x। 28.5 टाइम्स √3 एंड √3, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो 28.5 3 3s are 85.5 माइनस 28.5,
85.5 minus 28.5 over root 3, 57 by root 3. 57 by root 3, हमें क्वेश्चन को यहां नहीं छोड़ना है, हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा. तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 से डिवाइड करेंगे. 57 अपॉन 3 टाइम्स रूट 3 कैंसिल करा तो 19 टाइम्स कैंसिल होगा. सो द वैल्यू विल बी 19 रूट 3 मीटर्स. अब आप चाहो तो रूट 3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो. इजी. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay. pedestal समझते हो ना? pedestal जिसपे चीजों को रखा जाता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म, इस पे चीजों को रखते हैं. अब ऐसा तो नहीं है स्टैचू को लाके सीधा जमीन पे लगा देंगे. स्टैचू को लगाने के लिए कोई ना कोई एक पेडेस्टल बनाया जाता है जहां पे चीजों को रखा जाता है, स्टैचूज को रखा जाता है. तो ये पेडेस्टल है. हमें इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है. इस पेडेस्टल पे एक स्टैचू था, तो ये हो गया हमारा पेडेस्टल, ये हो गया हमारा स्टैचू. अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां से खड़े होके इन चीजों को ऑब्जर्व करा जा रहा है. मैंने बोल दिया दैट पॉइंट इज पी, राइट. सो अ स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर. लकीली इस बार हमें स्टैचू की हाइट दे दी गई है, हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. इस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 60 डिग्री. फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. अब मुझे टॉप ऑफ द पेडेस्टल को कहां लेना चाहिए? बिल्कुल उस पॉइंट के बिलो लेना चाहिए जहां पे स्टैचू का मैं टॉप अज्यूम कर रहा हूं. ऐसा नहीं है कि मैं यहां ले लूं इस कॉर्नर पे, आपको एग्जैक्टली वहीं लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक इट देयर, अदरवाइज सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा. ये हो गया 45 डिग्री. और यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं. हमें ये हाइट निकालनी है. कौन सी हाइट? द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. मैंने इसको h मान लिया, इस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल d अज्यूम कर लिया. ये पॉइंट P था, टॉप को A बोल दिया, मिड पॉइंट को B बोल दिया, बॉटम को C बोल दिया. डायग्राम की हमें एक्चुअल में कोई जरूरत होती नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है. हमें चाहिए होते हैं ट्राइंगल्स, राइट. क्या निकालना है? h. क्या पता है? AB दैट इज 1.6. क्या पता है? डिस्टेंस. नहीं पता है, पता पड़ जाएगी. ठीक है. सो फ्रॉम ट्राइंगल PBC या इन ट्राइंगल PBC, PBC के अंदर एंगल P बन रहा है 45 डिग्री. सो tan 45 डिग्री विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. Opposite is BC, adjacent is PC. We know BC is H which we are looking for and PC is X. और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो ये बन गया 1 is equals to H upon X. तो मोरल ऑफ द स्टोरी X और H सेम आ गई, जो कि आंसर नहीं है बट हमारे काम में आएगा. फिर जाएंगे हम दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल APC में. सो in triangle APC tan 60 degree is equals to AC upon PC. Tan 60 we know is root 3. AC will be 1.6 plus H. हाँ ठीक है. And PC is X. ठीक है. मैंने वहां पे X ले लिया था, तो मैंने यहां पे भी X लिया. मैंने मार्क इसको D करा था. अब D मान लो, X मान लो, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक्स, तो ध्यान रखना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, रूट 3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H. अब मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 H इज इक्वल्स टू X है. मुझे निकालना क्या था? मुझे H निकालना है. तो यहाँ पे मैं X की जगह क्या पुट कर दूंगा? H पुट कर दूंगा. सो फ्रॉम 1 X is equals to H. So root 3 H is equals to 1.6 plus H. H को इधर भेजा,
तो h कॉमन भी आ गया, किस में से, एक तो √3h बनेगा, एक माइनस का h आएगा, तो उन दोनों में से मैंने h कॉमन ले लिया, सामने 1.6 है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या करा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में आपको ऐसे ही रखना है 1.6 टाइम्स √3 + 1, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब तक ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करेंगे तो आगे जाके आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 - 1 इज 2। न्यूमरेटर में √3 + 1 है 1.6 के साथ में मल्टीप्लाई होने के बाद में, तो 2 से 1.6 कैंसिल होगा, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 टाइम्स √3 + 1। सिंस हाइट मीटर में थी स्टैचू की, तो पेडेस्टल की हाइट भी किस में आएगी, मीटर्स। आसान सी बात।